बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं कि ये शब्द क्या होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, ये जो भिन्नार्थक शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है भिन्न और दूसरा शब्द है अर्थ। भिन्न मतलब होता है अलग अलग, अर्थ मतलब मीनिंग। ठीक है, मतलब जो शब्द सुनने में या बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में यानी कि उनकी मीनिंग में और उनकी स्पेलिंग में बहुत फ़र्क होता है, उन्हीं शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पढ़ो और समझो। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान हो किंतु उनके अर्थ व वर्तनी अलग अलग हो। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण मतलब बोलना, जो बोलने में लगभग समान ही होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है और जो उसकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग होती है वो अलग अलग होती है। उन्हीं शब्दों को हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे राम निश्चिंत होकर गया। राम निश्चिंत होकर गया। और दूसरा, राधा निश्चय ही कल आएगी। बच्चों, ये दो अलग अलग उदाहरण दिया है। इसमें एक शब्द है निश्चिंत और एक है निश्चय। अगर आप देखें तो निश्चय बोलने में या सुनने में लगभग समान ही हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग है। जैसे निश्चिंत का अर्थ होता है चिंता रहित, जिसको किसी बात की चिंता ना हो उसको बोलते हैं चिंता रहित। और निश्चय का अर्थ होता है तय या पक्का। राम निश्चिंत होकर गया यानी कि राम एकदम बिना चिंता के गया, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बिना टेंशन के यहाँ से गया है, चिंता रहित होकर यहाँ से गया है। और राधा निश्चय ही कल आएगी यानी कि राधा पक्का है कि वो कल आएगी। तो निश्चित और निश्चय शब्द बोलने में तो लगभग समान ही लग रहे हैं लेकिन उनका अर्थ आप देख लो, उनके अर्थ में बहुत फ़र्क है। तो यही ऐसे ही शब्द जो बोलने में या देखने में भी कभी कभी समान लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है और उनकी जो वर्तनी होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर हम थोड़ा से भी गलत लिख दें, उसकी वर्तनी में थोड़ा सा भी फ़र्क कर दें तो वो पूरा हमारा वाक्य ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही शब्द होते हैं भिन्नार्थक शब्द। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब हमको कॉपी में कैसे करना है, पहले हम समझ लेते हैं कुछ भिन्नार्थक शब्दों की सूची के द्वारा। यहाँ पे कुछ भिन्नार्थक शब्द दिए हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। समान और सामान। आप देखिए तो इन दोनों शब्द में बहुत ही कम फर्क है। समान और सामान ये उच्चारण करने में लगभग समान ही हैं लेकिन इनकी वर्तनी पे ध्यान दीजिए। यहाँ समान में स पे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है और सामान में स और म दोनों पे आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इस आ की मात्रा के प्रयोग से ही इन दोनों का अर्थ बदल जाता है। जैसे समान, इसका अर्थ है बराबर, और सामान इसका अर्थ है वस्तु। अब समान मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने माता और पिता में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं तो आप इसका क्या उत्तर देंगे कि मैम मैं दोनों को ही बराबर प्यार करती हूँ, यानी कि मैं अपने माता पिता दोनों को समान प्यार करती हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ समान की जगह सामान प्यार करती हूँ बोलेंगे तो मतलब वस्तु प्यार करती हूँ। यहाँ पे आ की मात्रा की गलती और आपका अर्थ ही गलत हो जाएगा।
तो यही होते हैं भिन्नार्थक शब्द, जो देखने में तो बराबर ही लगते हैं, समान ही लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में बहुत फ़र्क होता है। तो हम वर्तनी का बहुत ध्यान रखा जाता है। समान, बराबर, और सामान, वस्तु, यानी कि मैं बाज़ार सामान लेने जा रही हूँ, यानी कि बाज़ार से कुछ वस्तु लेने जा रही हूँ, कुछ सामान लेने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, समान, बराबर, सामान, वस्तु। दूसरा, प्रमाण और प्रणाम। यहाँ भी देखिए, प्रमाण और प्रणाम में सुनने में, उच्चारण करने में बहुत फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन इसके अर्थ में फ़र्क है। प्रमाण यानी कि सबूत किसी बात का, मैंने कल कुछ खाया था या मैंने कल एक चॉकलेट खाई थी। अगर ये वाक्य हो कि मैंने कल एक चॉकलेट खाई थी, आप अपने भाई को बोलो कि भैया मैंने कल एक चॉकलेट खाई थी, तो भैया बोलेगा अच्छा तो मुझे कुछ सबूत दो कि कल तुमने चॉकलेट खाई थी, मुझे तो नहीं पता। यही सबूत मतलब होता है प्रमाण, कि मुझे कुछ प्रमाण दिखाओ कि कल तुमने चॉकलेट खाई थी, नहीं तो तुम तो झूठ बोल रही हो। तो यही प्रमाण का अर्थ होता है सबूत देना। ठीक है। और प्रणाम, नमस्कार, किसी को प्रणाम करना, किसी बड़े को, जब किसी बड़े से हम मिलते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, मतलब उसको नमस्कार करते हैं। ठीक है। तो प्रमाण और प्रणाम एक साथ अगर बोलेंगे तो एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इन दोनों के अर्थ में बहुत फ़र्क है। और अगर हम गलत वाक्य में प्रमाण की जगह प्रणाम और प्रणाम की जगह प्रमाण शब्द डाल देंगे तो हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, इस विषय पे हमें, इन भिन्नार्थक शब्दों पे हमें बहुत ध्यान दे करके समझना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। अन, अन्य, अन, अन्य, दोनों में फ़र्क लग रहा है? सुनने में फ़र्क लग रहा है? नहीं, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थों में बहुत फ़र्क है। जैसे अन, आधा न और पूरा न। अन मतलब अनाज, जो अनाज हम खाते हैं, और अन्य, आधा न और य, अन्य मतलब दूसरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनल, अनिल, यहाँ पे सिर्फ छोटी ई की मात्रा का ही फ़र्क है। अनल, अनिल, लेकिन इनके अर्थ में बहुत फ़र्क है। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि हवा चल रही थी, यानी कि अनिल बह रही थी, और अगर अनिल की जगह अनल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आग बह रही थी, अर्थ ही बदल जाएगा। तो अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। ग्रह, गृह, ग में लगा है पदेन और नीचे गृह वाले ग में लगा है री की मात्रा। ठीक है। ग्रह, गृह, लेकिन इन दोनों के अर्थ में फ़र्क है। ग्रह मतलब नक्षत्र और गृह मतलब घर। ठीक है। उसी प्रकार स्त्री और स्त्री, ये तो बहुत ही मिलता जुलता है बच्चों। स्त्री और स्त्री, स्त्री मतलब प्रेस, जो हम कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, यानी कि कपड़ों पे प्रेस करते हैं। इस इस्त्री को इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं। ठीक है। प्रेस। और स्त्री, इसका मतलब नारी, यानी कि वुमेन। इन दोनों शब्दों का उच्चारण एकदम ही एक जैसा है। स्त्री और स्त्री एकदम ही एक जैसा है, लेकिन इनके अर्थ में और इनकी वर्तनी में बहुत फ़र्क है। तो हम वाक्य के हिसाब से सही वर्तनी वाले, सही अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 के बाद 6 नंबर। निधन, निर्धन, निधन, निर्धन। निधन मतलब मृत्यु, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाना, तो हम बोलते हैं कि
उनका निधन हो गया या उनकी मृत्यु हो गई। और निर्धन गरीब, जिसके पास कुछ कम पैसे होते हैं, जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ कम होते हैं, उनको हम बोलते हैं गरीब, यानी कि वो निर्धन है, वो गरीब है। ठीक है। 7 नंबर बेल बैल। बेल बैल, यहाँ एक ही मात्रा लगी है और यहाँ एक ही मात्रा लगी है। सिर्फ एक छोटी सी मात्रा के फ़र्क से पूरा अर्थ बदल गया। बेल मतलब लता। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी बेलें होती हैं, लता होती है, जो ज़मीन पे फैलने लगती है या दीवारों पे फैलने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेल। और बैल मतलब वो जानवर, जो गाय का विलोम होता है। पढ़ा है हम लोग ने गाय और बैल, तो बैल का अर्थ हुआ जानवर। ठीक है। आपने बैल हो सकता है देखी हो, जो बैलगाड़ी में बैल लगती है। 8 नंबर पता पत्ता। पता मतलब स्थान, मेरे घर का ये पता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एड्रेस भी बोलते हैं। तो पता मतलब स्थान, कोई जगह। और पत्ता पेड़ का पत्ता, जो लीफ होती है पेड़ों में, उसको पत्ता बोलते हैं। यहाँ सिर्फ आधा त का फ़र्क है, पता और पत्ता में सिर्फ एक आधे त का फ़र्क है और पूरा अर्थ बदल गया। यही होता है बच्चों भिन्नार्थक शब्द कि वर्तनी में बहुत ही छोटा सा फ़र्क होता है, छोटी सी मात्रा का फ़र्क होता है, छोटे से अक्षर का फ़र्क होता है, लेकिन उन दोनों के अर्थ में बहुत फ़र्क होता है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं भिन्नार्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं। दिशा दशा। दिशा दशा। दिशा मतलब तरफ। जैसे मेरा घर उत्तर दिशा में है या मेरा घर पश्चिम दिशा में है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा घर उत्तर की तरफ है या पश्चिम की तरफ है। तो उसी हुक को बोल दिया दिशा या तरफ। देखो ये फ है, यहाँ बिंदु लगा है बच्चों। और दशा हालत, उसकी दशा बहुत ख़राब है, वो बहुत बीमार है, यानी कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो दशा हालत। 10 नंबर सुत सूत। सुत सूत, सिर्फ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का फ़र्क है। सुत मतलब बेटा और सूत मतलब धागा। अगर हम बोल दें, मुझे बोलना है वह मेरा बेटा है, तो वह मेरा सुत है। और सुत की जगह अगर मैं सूत बोल दूंगी कि वह मेरा सूत है, तो बेटा की जगह धागा हो जाएगा। तो अर्थ का ध्यान रखते हुए सही शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है। अब 10 के बाद आ जाते हैं 11 नंबर पे बच्चों। ये 11 नंबर पे है स्त्री। तो अभी हम लोग ने समझा स्त्री और स्त्री, प्रेस नारी। स्त्री और स्त्री बहुत ही समान इनका उच्चारण है, लेकिन इसकी वर्तनी में फ़र्क है और इसके अर्थ में तो बहुत ही फ़र्क है। तो हम वाक्य के हिसाब से सही वर्तनी वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं 12 नंबर पे। और बच्चों, यहाँ ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और यहाँ औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और अर्थ में बहुत फ़र्क है। और मतलब तरफ। जैसे अभी हम लोग ने दिशा पढ़ा कि मेरा घर उस दिशा में है, तो इसको मेरा घर उस ओर है भी बोल सकते हैं, उधर की तरफ, और तरफ। और मतलब जिसको इंग्लिश में हम लोग एंड बोलते हैं, AND एंड। जैसे मी एंड यू, मैं और तुम, तो और मतलब दूसरा या तथा, मैं तथा तुम, दूसरा या तथा, ये दोनों ही अर्थ सही है, हम किसी भी अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। 13 नंबर आ जाते हैं। कपट कपाट। कपट कपाट, सिर्फ आ की मात्रा का फ़र्क है और अर्थ पूरा बदल गया। कपट मतलब धोखा,
किसी को चीट करना, चीटिंग करना हो जाता है धोखा देना। उसने मुझे धोखा दिया, यानी कि उसने मेरे साथ कपट किया। और कपाट मतलब दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद कर दो या कपाट बंद कर दो, लेकिन हम लोग अधिकतर दरवाज़ा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो कपट, कपाट। ठीक है। 14 नंबर, शाम, श्याम। शाम, श्याम बहुत ही समान उच्चारण है, लेकिन अर्थ देखिए। शाम का मतलब संध्या। शाम मतलब इंग्लिश में हम लोग इवनिंग भी बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग शाम की, शाम हो गई या संध्या हो गई भी बोलते हैं। और श्याम काला रंग। ठीक है, शाम, श्याम। 15 नंबर, अंतर, अंदर। अंतर, अंदर, इसमें भी ध्यान दीजिए, सिर्फ एक वर्तनी का ही एक अक्षर का ही फर्क है, एक वर्ण का ही फर्क है, त और द, और पूरा अर्थ यहाँ पे बदल जा रहा है। अंतर मतलब भिन्नता, डिफरेंस। अंदर मतलब भीतर, क्लास के भीतर चलो, यानी कि क्लास के अंदर चलो। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर पे क्या है। पवन, पावन। पवन, पावन। पवन मतलब वायु, हवा, और पावन मतलब पवित्र, जो साफ हो, पवित्र हो। पवन, पावन, वायु, पवित्र। ठीक है, अब 16 के बाद 17 नंबर देख लेते हैं बच्चों। दिन, दीन। दिन में द पे छोटी ई की मात्रा लगी है और दीन में द पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। दिन, दीन। बच्चों, मात्रा के सही उच्चारण का भी ध्यान रखिए। अगर आप गलत उच्चारण करेंगे तो गलत ही लिखेंगे। दिन मतलब दिवस, जैसे आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन होगा, तो इस दिन को दिवस भी कहते हैं। लेकिन दीन, जब बड़ी की मात्रा वाले दीन का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है गरीब। ठीक है। 18 नंबर, आंधी, आधी। यहाँ चंद्र बिंदु का फर्क है। आंधी, आधी, चंद्र बिंदु हटेगा और अर्थ बदल जाएगा। आंधी मतलब तेज़ हवा चलना, जब खूब ज़ोरों की बारिश भी होती है, तेज़ हवा भी चलती है, एकदम पेड़ उड़ते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आंधी। और आधी मतलब आधा हिस्सा, हाफ कर देना किसी चीज़ को, आधा। ठीक है, आ जाते हैं 19 नंबर, मेला, मेला। यहाँ पे देखो, सिर्फ मात्रा का ए और ए की मात्रा का फ़र्क है। मैला मतलब गंदा, कोई चीज़ गंदी हो जाना, मतलब बहुत मैली हो गई है, या मैला कपड़ा, गंदा कपड़ा। और मेला मतलब त्योहार पर लगा बाज़ार। बच्चों, जब कोई त्योहार होता है, तो जैसे दुर्गा पूजा का त्यौहार हो या हमारा काली पूजा का त्यौहार हो, ऐसे बहुत से त्यौहार होते हैं जब बाज़ार में खूब अच्छा सा मेला लगता है, खूब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, झूले लगते हैं, तो हम वो घूमने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं। तो मेला मतलब त्यौहार पर लगा बाज़ार, और मेला मतलब गंदा। ठीक है, फिर 20 नंबर पे आइए। उत्तर, 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 सिर्फ आधे त का फर्क है। उत्तर मतलब नीचे आना, नीचे उतर आओ। जैसे बोलते हैं नीचे आ जाओ, नीचे उतर आओ, तो ये हुआ उत्तर, नीचे आना। और उत्तर मतलब जवाब, जो हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, तो उत्तर मतलब जवाब। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग ने कुल 20 भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपको यही 20 भिन्नार्थक शब्द अपनी कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ। बच्चों, हम अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये हेडिंग डालेंगे।
उसके बाद अभ्यास पे आ जाएंगे। ये हमारे समझने के लिए है, इसे हमें याद नहीं करना है, ये सिर्फ पढ़ो और समझो, समझने के लिए है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अभ्यास पे। ये अभ्यास पे आपको 1, 2, 3, 4, आप एक के नीचे एक लिखते जाइएगा। 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर, इस तरीके से करके कुल 20 भिन्नार्थक शब्द अभी हम लोग ने पढ़े। ठीक है, तो आप एक के बाद एक इसी प्रकार, 1 नंबर पे जैसे समान, सामान, ये दोनों इसी प्रकार लिखेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर डालेंगे और 2 नंबर वाला करेंगे। ये हम एक के नीचे एक करते जाएंगे। कुल 20 भिन्नार्थक शब्द अभी हम लोग ने पढ़े, फिर हम उनको अपनी स्कूल की हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको इसी प्रकार सुंदर और साफ तरीके से अपनी कॉपी में लिखिएगा, उसको याद करिएगा। इसी के साथ हमारा ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द समाप्त होता है। गुड डे।